हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 को डिस्कस करेंगे, जो हमें इंडियन यूनियन और उसकी टेरिटरीज़ के बारे में बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्टिकल 1 से। आर्टिकल 1 में हमें तीन इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं: नेम ऑफ द कंट्री, टाइप ऑफ पॉलिटी और टेरिटोरियल एरिया ऑफ द कंट्री। नाम को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न रहा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स ने ट्रेडिशनल नाम सजेस्ट किया भारत, और कुछ ने मॉडर्न नाम इंडिया। इसीलिए ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों नामों को कंसिडर करते हुए आर्टिकल 1 में हमारे देश को नाम दिया गया इंडिया, दैट इज़ भारत। आर्टिकल 1 में हमें ये भी पता चलता है कि इंडिया की पॉलिटी किस प्रकार की है। कहने का मतलब, क्या इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है या फिर अमेरिका की तरह एक फेडरेशन। इंडिया एक यूनियन है या फिर फेडरेशन, ये जानने से पहले हम फेडरेशन और यूनियन के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। बेसिकली फेडरेशन वो होता है जहाँ पर स्टेट्स के पास ये ऑप्शन हो कि वो जब चाहे फेडरेशन को छोड़ सकते हैं, यानी स्टेट्स जो हैं वो एक एग्रीमेंट के थ्रू फेडरेशन से बंधे होते हैं। बट इंडिया के केस में स्टेट्स के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। स्टेट्स किसी भी हाल में इंडिया से अलग हो ही नहीं सकते। इसीलिए इंडियन पॉलिटी को एक फेडरेशन नहीं बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया गया। अब देखते हैं आर्टिकल 1 का नेक्स्ट पॉइंट, जो है टेरिटोरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 1 के हिसाब से देखा जाए तो इंडियन टेरिटरी तीन पार्ट से मिलकर बनी है: टेरिटोरीज ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज, यानी वो टेरिटरीज जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्यूचर में एक्वायर करेगी। इंडिया जब आज़ाद हुआ तो इंडिया में बेसिकली दो पॉलिटिकल यूनिट्स थी: ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। यहाँ इस मैप में जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड एरिया है वो है ब्रिटिश प्रोविंसेस, और ब्राउन कलर में आप प्रिंसली स्टेट्स को देख सकते हैं। ब्रिटिश प्रोविंसेस हो या प्रिंसली स्टेट्स, सबको टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स का पार्ट माना गया, और टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स को हम यूनियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यानी जब हम कहते हैं यूनियन ऑफ इंडिया तो इसमें यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडेड नहीं है, और इसीलिए यूनियन ऑफ इंडिया के कंपैरिजन में टेरिटरीज ऑफ इंडिया एक वाइडर एक्सप्रेशन है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की, आर्टिकल 2। आर्टिकल 1 में हमने देखा कि इंडिया का टेरिटोरियल एरिया मिलके बना है टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, जिसे हम यूनियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरी से। आर्टिकल 2 क्या करता है? आर्टिकल 2 जो है वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि कोई भी टेरिटरी जो यूनियन टेरिटरी या फिर एक्वायर्ड टेरिटरी का पार्ट है, उसको पार्लियामेंट इंडियन यूनियन का पार्ट बना सकता है यूजिंग आर्टिकल 2। यानी किसी भी यूनियन टेरिटरी या फिर एक्वायर्ड टेरिटरी को स्टेट का दर्जा देना है तो आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक्वायर्ड टेरिटरीज के एग्जाम्पल में हम सिक्किम का एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिसे 26 अप्रैल 1975 को आर्टिकल 2 के जरिए इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया गया। आर्टिकल 2 का एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आज की डेट में दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं कि दिल्ली को एक स्टेट का दर्जा देना चाहिए। अगर दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी से कन्वर्ट करके स्टेट बनाया जाएगा तो इसके लिए पार्लियामेंट को आर्टिकल 2 में ही दी गई पावर को इस्तेमाल करना होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 केवल उन स्टेट्स की बात करता है जो ऑलरेडी यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट हैं। यानी आर्टिकल 3 के थ्रू पार्लियामेंट किसी भी स्टेट के कुछ पार्ट को सेपरेट करके एक नया स्टेट बना सकता है। जैसे कि हमने देखा कि 2014 में आंध्र प्रदेश के नॉर्दर्न पार्ट को सेपरेट करके एक नया स्टेट तेलंगाना बनाया गया। इसके अलावा आर्टिकल 3 के थ्रू किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी किया जा सकता है, उसकी बाउंड्रीज को चेंज भी किया जा सकता है, और इतना ही नहीं, स्टेट के नाम भी बदले जा सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है कि पार्लियामेंट को ऐसा करने के लिए किसी भी स्टेट की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट ये अपनी स्वेच्छा से कर सकता है। और अब देखते हैं इंडिया एंड इट्स यूनियन टेरिटरी का लास्ट आर्टिकल, यानी आर्टिकल 4, जो कहता है कि आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर दिल्ली को यूनियन टेरिटरी से एलिवेट करके स्टेट का दर्जा देना हो तो ये काम ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के द्वारा किया जा सकता है, जिसके लिए पार्लियामेंट में बस एक बिल पास करना होगा, वो भी सिंपल मेजोरिटी से। जब देश आज़ाद हुआ तो इंडिया में दो प्रकार की पॉलिटिकल यूनिट्स थी: ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। इस मैप में आप लाइट ब्राउन कलर में प्रिंसली स्टेट्स को देख सकते हैं और लाइट ब्लू कलर में ब्रिटिश प्रोविंसेस को। लेकिन आज़ादी के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से स्टेट्स को भाषाओं के आधार पर बनाने और रीऑर्गेनाइज करने की डिमांड उठने लगी। ये डिमांड ज़्यादातर देश के सदर्न एरियाज से उठ रही थी। इंडिया में इस तरह की डिमांड कोई नई नहीं थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस खुद 1920 से ये डिमांड कर रही थी कि इंडियन स्टेट्स को लैंग्वेजेस के बेस पर ऑर्गेनाइज किया जाए,
और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये बात कई मौक़ों पर जाहिर की कि वो अपने इस स्टांस पर कायम है। इनफैक्ट 1946 के उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये पॉइंट मेंशन था। बट 1947 में आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट को लगा कि अगर स्टेट्स को लैंग्वेजेस के बेस पर बनाया गया तो ये इंडिया की यूनिटी के लिए खतरा साबित हो सकता है। बट देश में लगातार उठती हुई डिमांड को भी तो इग्नोर नहीं किया जा सकता था। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने जून 1948 में एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन को अपॉइंट किया। इस कमीशन के चेयरमैन इलाहाबाद कोर्ट के रिटायर्ड जज एस.के. धर थे और इसीलिए इस कमीशन को धर कमीशन भी कहते हैं। इसी दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने भी धर कमीशन को एक मेमोरेंडम सबमिट किया। डॉक्टर अंबेडकर भाषा के आधार पर प्रोविंसेस के बनने के फेवर में थे और उन्होंने अपने इस मेमोरेंडम में कुछ तथ्य दिए थे कि क्यों प्रोविंसेस को भाषा के आधार पर बनाया जाना चाहिए, खासकर महाराष्ट्र को। उनके हिसाब से महाराष्ट्र एक मराठी भाषीय स्टेट बनना चाहिए, जबकि उस समय आज का महाराष्ट्र और गुजरात बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था। इसके बाद 1948 में धर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को देखते हुए रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, ना कि भाषा के बेस पर। और ज़्यादा एलैबोरेट करते हुए कमीशन ने यह भी कहा कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करते हुए जियोग्राफिकल कंटिन्यूटी, फाइनेंशियल सेल्फ सफिशिएंसी और ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखा जाना चाहिए। बट धर कमीशन की रिपोर्ट का ये असर हुआ कि देश की जनता बहुत ही नाराज़ हो गई, जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। इसीलिए कांग्रेस ने दिसंबर 1948 में एक और लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी का गठन किया। इस कमेटी के मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभाई सीतारामैया। इसीलिए इस कमेटी को JVP कमेटी भी कहा जाता है और इस कमेटी ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाने के आइडिया को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और इसके कुछ ही समय बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनकर तैयार हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन यूनियन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, पार्ट A, B, C और पार्ट D। ब्रिटिश इंडिया के समय के 9 प्रोविंसेस को पार्ट ए में रखा गया। ये 9 स्टेट्स थे: आसाम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस और वेस्ट बंगाल। इसके अलावा पार्ट बी में ब्रिटिश इंडिया के समय के 9 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स को रखा गया जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी। उनके नाम हैं हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रेवनकोर एंड कोचीन। और पार्ट बी का 9वां स्टेट बना विंध्य प्रदेश। अब देखते हैं पार्ट सी स्टेट्स को। पार्ट सी में उन स्टेट्स को शामिल किया गया जो आज़ादी से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करते थे। उनके नाम हैं अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। इसके अलावा पार्ट डी में सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को ही रखा गया था। इस तरह पार्ट ए, बी, सी और डी में कुल मिलाकर 29 स्टेट्स हुए। 1950 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत की टेरिटरी को 4 मेन पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, पार्ट ए, बी, सी और डी में। बट लोग इस बात से खुश नहीं थे। जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे और मांग थी कि भाषाओं के आधार पर राज्य बनाए जाएं। ऐसा ही एक प्रोटेस्ट हुआ मद्रास में, जहां पर तेलुगु भाषी लोग मांग कर रहे थे कि मद्रास के तेलुगु भाषी लोगों को एक अलग स्टेट दिया जाए, आंध्र प्रदेश। इस मांग को लेकर पोटी श्रीरामुलु ने भूख हड़ताल कर दी और 56 दिनों की हंगर स्ट्राइक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए 1953 में मजबूरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देश का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना पड़ा। ये नया स्टेट था आंध्रा स्टेट, जिसे बनाने के लिए मद्रास के तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को मद्रास से अलग किया गया था। अब ऐसा होने के बाद और भी जगह से मांगे उठने लगी। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कांग्रेस ने दिसंबर 1953 में एक 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया, जिसके चेयरमैन थे फैज अली
और इसीलिए इस कमेटी को फैज़ अली कमीशन भी कहा जाता है। फैज़ अली कमीशन ने सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये एक्सेप्ट किया कि स्टेट्स का विभाजन और रीऑर्गेनाइजेशन भाषाओं के आधार पर किया जा सकता है। हालांकि फैज़ अली कमीशन ने भी वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया। कहने का मतलब इन्होंने ये तो माना था कि स्टेट्स का विभाजन लैंग्वेजेस के आधार पर होना चाहिए, मगर ये इंडिया में बोले जाने वाली हर एक लैंग्वेज के लिए एक नया स्टेट बनाने के लिए पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। क्योंकि अगर इन्होंने वन स्टेट वन लैंग्वेज रिकमेंड किया होता तो मे बी आज इंडिया में उर्दू, इंग्लिश और संस्कृत जैसी भाषाओं के लिए भी अलग अलग स्टेट्स होते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैज़ अली कमीशन की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया और कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास किया, जिसके हिसाब से पार्ट ए, बी, सी और डी का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। इसकी जगह पर अब इंडियन टेरिटरी को बस अब दो ही पॉलिटिकल यूनिट्स में क्लासिफाई किया गया था, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। मोटे मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि पार्ट ए और बी के अंदर जो भी स्टेट्स थे उनमें कुछ को तो स्टेट फॉरवर्ड स्टेट का दर्जा दिया गया था, जबकि कुछ को आपस में मर्ज किया गया था और नए स्टेट्स बनाए गए थे। और हाँ, पार्ट सी और डी में से मोस्टली स्टेट्स को यूनियन टेरिटरीज का पार्ट बनाया गया था। इस तरह 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हिसाब से 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। अब हम देखेंगे कि ये 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी थी और इन्हें कैसे बनाया गया था। बेसिकली पार्ट सी के अजमेर को पार्ट बी के राजस्थान में मर्ज कर दिया गया और इस स्टेट को कहा गया राजस्थान। इसी तरह पार्ट सी के कच्छ और पार्ट बी के सौराष्ट्र बॉम्बे में मर्ज कर दिया गया और पार्ट बी के मध्य प्रदेश और विंध्य प्रदेश और पार्ट सी के भोपाल को पार्ट ए के मध्य प्रदेश का पार्ट बनाया गया। पार्ट सी का कुर्ग भी पार्ट बी के मैसूर में मर्ज हो गया और ये नया स्टेट बना मैसूर। पार्ट बी का हैदराबाद अब आंध्रा स्टेट में मर्ज हो गया और नया स्टेट बना आंध्र प्रदेश। इसी तरह ट्रेवनकोर और कोचीन जो इनिशियली पार्ट बी का स्टेट था, उसी के साथ मद्रास के कुछ मालाबार डिस्ट्रिक्ट्स को ऐड किया गया और नया स्टेट बना केरला। उधर नॉर्थ में पटियाला और ईस्ट पंजाब जो कि इनिशियली पार्ट बी में था, उसको पार्ट ए के पंजाब में मर्ज कर दिया गया। साथ ही साथ पार्ट बी का जो बिलासपुर स्टेट था उसको पार्ट सी के ही हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिया गया। हालांकि हिमाचल प्रदेश को स्टेट नहीं बल्कि एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया और जम्मू कश्मीर तो पार्ट बी का स्टेट था, उसको स्टेट का ही दर्जा दिया गया और कूच बिहार को वेस्ट बंगाल में मर्ज कर दिया गया। इसके अलावा जो 3 पार्ट सी के स्टेट बचे, दिल्ली, त्रिपुरा और मणिपुर, इन्हें भी यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। तो 4 यूनियन टेरिटरी तो ये हो गई। इसके अलावा पार्ट बी में जो अकेला स्टेट था अंडमान एंड निकोबार, उसे भी यूनियन टेरिटरी का ही दर्जा दिया गया। और हाँ, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमंडीवी आइलैंड्स जो पहले मद्रास स्टेट्स के पार्ट थे, उसे अब अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और यही स्टेट बेसिकली आगे चल के लक्षद्वीप आइलैंड्स कहा गया। तो इस तरह स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 ने इंडिया को 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया था। बट ऐसा नहीं है कि 1956 के बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया। ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का सिलसिला जो है वो आगे भी चलता रहा। 1956 के बाद भी लगातार नए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बनती रही। कई स्टेट्स के नाम भी चेंज किए गए। चलिए देखते हैं कि 1956 के बाद कौन कौन से नए स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी बने और नाम किस किस के चेंज हुए। तो 1960 में बॉम्बे को भी लैंग्वेजेस के बेस पर 2 स्टेट में डिवाइड किया गया। मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए महाराष्ट्र और गुजराती स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए गुजरात बनाया गया। उधर आसाम में नागाज भी आंदोलन कर रहे थे सेपरेट स्टेट के लिए, जिसके चलते 1963 में नागालैंड को भी आसाम से सेपरेट करके भारत का 16वां स्टेट बनाया गया। इसके बाद 1966 में पंजाब में अकाली दल ने सिखों के लिए सेपरेट होमलैंड की डिमांड करनी शुरू कर दी, जिसके चलते पंजाब को भी बाइफरकेट किया गया। हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ को पंजाब से बाइफरकेट करके हरियाणा बनाया गया और चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी, और जो पहाड़ी इलाके थे उनको एग्जिस्टिंग यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। और फिर 1969 में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु भी किया गया और इसी के बाद 1971 में हिमाचल को यूनियन टेरिटरी के स्टेटस से एलिवेट करके अब स्टेट का दर्जा दिया गया। फिर 1972 में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक मेजर चेंज किया गया। यहाँ पर कई सारे चेंजेस किए गए। पहला चेंज ये था कि मणिपुर और त्रिपुरा जो कि पहले यूनियन टेरिटरी थी, उनके स्टेटस को एलिवेट करके अब स्टेट बना दिया गया। इसी के साथ साथ जो सब स्टेट मेघालय था उसको 1972 में ही स्टेटहुड दिया गया और 2 नई यूनियन टेरिटरीज अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम बनाई गई। फिर 1973 में
मैसूर का नाम भी बदल दिया गया और अब इसको कर्नाटका कहा गया। अब बात करते हैं सिक्किम के बारे में। 1947 तक तो सिक्किम एक इंडियन प्रिंसली स्टेट था और 1947 के बाद सिक्किम को इंडिया ने एक प्रोटेक्टोरेट का स्टेटस दिया था। बट 1974 में सिक्किम ने इंडिया के साथ जुड़ने की इच्छा जाहिर की, तो पार्लियामेंट ने 35th अमेंडमेंट के थ्रू इंडिया में इसको एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 2A और शेड्यूल 10 ऐड किया गया। बट 1975 में एक रेफरेंडम हुआ जिसके बाद सिक्किम को इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट माना गया और 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भी यूनियन टेरिटरी के स्टेटस से एलिवेट करके स्टेटहुड दिया गया। उसी साल गोवा को भी स्टेटहुड दिया गया था। और साल 2000 में भी एक बड़ा चेंज हुआ। भारत के 3 बड़े स्टेट्स को विभाजित करके नए स्टेट्स बनाए गए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन तीनों स्टेट्स को विभाजित किया गया और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड को सेपरेट किया गया। और इसी के 14 साल के बाद यानी 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करके एक नया स्टेट बनाया गया। और अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। आज की डेट में इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज।